गुड आफ्टरनून, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो करने वाले हैं, कल हमने शुरू कर दिया था वैसे शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। अलजेब्रा में भी जो शेषफल प्रमेय यानी बहुपद है, तो बहुपद को अगर कोई x माइनस ए या x माइनस बी या कोई और बहुपद उसको विभाजित करता है तो शेषफल कितना होगा, इससे जुड़े हुए सवाल हम कर रहे थे। आज हम उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाएंगे और शेषफल के और सवाल करेंगे। प्रमेय सिंपल थी कि भाई x माइनस ए का भाग देने पर आप शेषफल भाग द्वारा भी निकाल सकते हैं और x की जगह a रखकर भी भाग शेषफल निकाल सकते हैं, है ना। ये हमारी शेषफल प्रमेय थी जो हमने कल मैंने बताया भी था इसके बारे में कि कोई बहुपद है उसमें आप x माइनस ए का भाग दे रहे हैं और आपको पता करना है कि शेष कितना बचेगा। जब आप ये भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा ये पता करने का तरीका है कि आप x की जगह a रख दीजिए। तो जो x है उसकी जगह a रख दो, a रखने पे जो भी आपको मिलेगा वो शेषफल होगा, ठीक है। और इस पे एक दो सवाल हमने किए भी थे, 127 और 128, ये दो सवाल हमने कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं 129 पे, क्वेश्चन नंबर 129। थोड़े से मुश्किल है लेकिन कोशिश करो हो जाएंगे, अच्छे सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बहुपद है, इस बहुपद को अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करो, x माइनस 2 का भाग इस बहुपद में दो x की पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26, इसमें अगर आप x माइनस 2 का भाग देते हो तो आपका शेषफल 994 बचता है। तो बताओ m का मान कितना है। m कौन, ये जो x की पावर m है, ये पूछा है कि बताओ ये m कितना होगा, m कितना होना चाहिए, कितना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, शेषफल पर में लगाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 2 का भाग देने पर आपका रिमाइंडर यानी आपका शेषफल 994 बचता है। अब शेषफल पर में क्या कहती है कि जिसका भी भाग दे रहे हो उसको जीरो कर दो, x का मान निकाल लो और वो मान निकाल के समीकरण में वहां रख दो। रखने पर जो भी आएगा वो आपका शेषफल होगा। क्वेश्चन तो कह रहा है शेषफल 994, तो उसको मतलब उसको बराबर में 994 कर दो, बराबर में 994 कर दो और देखो m का मान कितना आता है, m का मान कितना आता है, ठीक है। शाबाश, जिनसे हो रहा है बढ़िया है, जिनसे नहीं हो रहा कोशिश करो, हाथ पैर मारो, कुछ तो होगा यार, गलत ही होगा, करो तो सही, हाथ पैर मारो। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, हाँ ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं करवा देता हूँ। तो क्या करना है, जिसका भाग दे रहे हैं उसको जीरो कर दो, जिसका भाग दे रहे हो उसको जीरो कर दो। उसको जीरो करने पर आपको x मिल गया 2, x 2 मिल गया। अब इस 2 को ले जाकर अपनी समीकरण में रख दो ताकि शेषफल पता चल जाए कि शेषफल कितना आएगा। यहां रखने पर आपको
आपका रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो x की जगह 2 रखना होगा, तो 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3, जहां भी x है वहां 2 रख रहा हूं, -3 2 का स्क्वायर -26, ये मेरा शेषफल आया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो शेषफल आएगा ये 994 आएगा, यानी बराबर में हो जाएगा 994, क्योंकि जो शेषफल मैं निकालूंगा और जो दिया हुआ है दोनों होंगे तो एक ही ना, जो मैं निकालूंगा वो भी वही आएगा, जो दिया है वो भी वही होगा, दोनों बराबर हो गए, दोनों को बराबर रख दिया। तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी, 2 पे 1 पावर ये है, m पावर ये है, और गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर होगी हमारी m+1 प्लस 2 की पावर 3 8 हो गया, 12 हो गया, ये 26 हो गया, बराबर 994। बाकी पदों को उधर ले जाओ, 2 की पावर m+1 यहाँ रह जाएगा, ये 12 और ये हो गया आपका 38, 38 में से 8 गया माइनस का 30, उधर चला गया 994 प्लस 30, ये हो गया 4 2 1024, ये 1024 हो गया। तुलना करने के लिए 1024 को भी 2 की घात में लिख लो, ताकि घात से घात तुलना की जा सके। 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है, 1024 को 2 की पावर 10 लिख लिया। घात से घात की तुलना करने पर, क्योंकि इनके आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। घातों की तुलना करने पर m+1 बराबर आया 10, जिससे m का मान आ गया 10 - 1 यानी 9, तो m का मान आ गया 9, 9 आपका आंसर है, आंसर 9। ठीक है, सही है, क्लियर है। थोड़ा सिंपल सा था, थोड़ा अच्छा सवाल था ये शेषफल परमे वाले सवाल है, कल भी 2 किए थे, आज भी लगभग सारे सवाल शेषफल परमे के ही करेंगे हम लोग। तो x का मान उसमें ले जाके रखना होता है, x का मान जो भी दिया है, कई बार x के 2 मान भी आ जाते हैं, कई बार 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप एक एक 2 हैं तो उसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से रख सकते हो। अभी देखेंगे और सवाल आएंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। एक है तो सीधा भी तो एक वाला समझो, सीधा एक है तो आप सीधा एक रख दो और बात ही खत्म, और शेषफल निकाल लो, है ना, या तो निकाल लो या तो शेषफल दिया हुआ है इस तरीके से घुमा के m पूछ लेगा या कुछ और पूछ लेगा, ये कर सकता है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 130, ये अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगाओ। देखो अभी एग्जाम के पेपर सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, पहले हमारा कोर्स ही चल रहा है, तो एग्जाम के पेपर सॉल्व कराने का क्या मतलब। अभी हमने सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ा है, सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा है, और हम पेपर सॉल्व कर लें, क्या उचित है इसका, लॉजिक क्या है। पेपर सॉल्व कर ले मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोर्स बाद में हो जाएगा, पेपर पहले सॉल्व कर लो, तो ये कैसे मैनेज होगा। अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़े, अभी हमने क्षेत्रमिति नहीं पढ़ी, अभी हमने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, आप में से बहुत से लोग हैं जो पहली बार ये भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने वो सब कुछ नहीं पढ़ा, पेपर सॉल्व कर ले, तो किसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब बनेगा। पेपर आप तब सॉल्व करते हैं जब आप पहले एक बार कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, जब आप तैयार होते हैं कि अब हम तैयार हैं, अब हमें दिखाओ कि पुराने पेपर में क्या क्या आया था, ताकि हम देख सके कि हमारी तैयारी उस हिसाब से हुई है या नहीं हुई है ना, ये तब तो सेंस रखता है। अब हमने क्षेत्रमिति पढ़ा ही नहीं, हमने ज्यामिति पढ़ा ही नहीं, तो कैसे पता चले
मैंने तैयारी की या नहीं की, वो तो सारे नए नए दिखेंगे। तो बेहतर है कि पहले आप ये हो जाए, उसके बाद में फिर पेपर आते हैं, ना कि पेपर पहले आते हैं। और दूसरा, उन पेपर का कोई लेना देना भी नहीं है, उन पेपर का कोई अर्थ भी नहीं बनता यहाँ से, कि यहाँ से अगर हम देखें कि ऐसा जैसे प्री में आया था वैसा ही पेपर कहीं मैन में मिलेगा, तो वो तो कोई नियम नहीं है कि जो प्री में आया था, क्योंकि प्री में भी अगर आप देखें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पेपर हुए थे, और उनमें भी काफी डिफरेंस था, उनमें भी एक अच्छा खासा डिफरेंस था, कोई इतना सिमिलैरिटी नहीं थी। अब टॉपिक ही इतने सारे हैं तो चीजें तो आनी आनी है उनमें से, तो उनमें से तो चीजें जरूर आई है। हाँ लेकिन भाई हमारे पास ज्यादा टॉपिक नहीं, मिला के 8-10 टॉपिक है, उन्हें 8-10 में पेपर बनता है, बस उसी से बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। x की पावर 3 - 2 का भाग देना है और शेषफल बताना है, तो इसको 0 कर दो। तो ये आ गया x की पावर 3 = 2। अब यहाँ पे आपका x का मान नहीं निकलेगा, है ना, और निकलेगा भी तो 2 की पावर 1/3 निकलेगा, हमें नहीं निकालने की जरूरत, मत निकालो। यूं का यूं ही, साबत का साबत ही वहां पे रख दो सवाल में, सीधा का सीधा पूरा का पूरा यूं का यूं ही, साबित का साबुत ही इसमें डाल दो। ये हो गया 4, ये है x की पावर 6, जिसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 की पावर 2 -5, ये x की पावर 3 और ये -3, सीधा ही x की पावर 3 को उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने 2, ये हो गया 4, 2 की पावर 2 -5 गुणा 2, ये 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार सवाल था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए था, कि यहाँ पे आप x का मान निकालने के लिए जाएं कि x का मान निकालूंगा फिर रखूंगा। हाँ वैसे भी करना चाहो तो भी हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सीधा आराम से हो सकता था, तो क्यों फालतू में परेशान हो। अगर परेशान होना चाहते हो तो भी आ जाओ, तब भी उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा सा परेशान करके मिलेगा। x का मान निकाल लो, x का मान क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3, x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 रखने पर, जहां पे भी x है वहां पे 2 की पावर 1/3 रखने पर, -5, 2 की पावर 1/3 की पावर 3, और आगे है -3। 4 गुणा, ये कट गया, 2 की पावर 2 आ गया, 5 गुणा 2 की पावर 1 आ गया, -3, ये 16, ये 10, और ये 3 13, और ये 3 आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान से पहले सुन लेना, एक बार पहले सुन लो, फिर उसके बाद करना शुरू करना, कोई समझने में दिक्कत हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान बताना है, के का मान बताना है, के कितना है, ठीक है। ये रहा आपका वो समीकरण। इस समीकरण के अंदर जब मैं x+2 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल 0 है। जब भी पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाने की परिभाषा यही है कि जब शेषफल 0 आता है तो पूरा भाग जाता है। x+2 का तो पूरा भाग जाता है, परंतु x+3 का पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब शेषफल बचता है, शेषफल 0 के अलावा आता है, कितना भी आ सकता है परंतु 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आ गया इसका मतलब पूरा भाग जाता है, और ये कह रहा है पूरा भाग नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस केस में शेषफल 0 नहीं आएगा। अब बताओ के का मान क्या होगा। इस बहुपद में जब मैं x+2 का भाग देता हूं तो पूरा भाग चला जाता है, और x+3 का भाग देता हूं तो पूरा भाग नहीं जाता, मतलब शेषफल बचता है। तो बताओ के का मान क्या हो सकता है, के का मान क्या होगा। हाँ भाग विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जिसके अंदर कंफर्टेबल हो, जो आपको ज्यादा सही लगता है और जो आपकी पकड़ है ना।
धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है, बाकी लोग नहीं खेलते। धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है, बाकी नहीं खेलते। रोहित शर्मा पुल मारते हैं, विराट कोहली नहीं मारते। तो जिसमें आप बेहतर हैं उस शॉट को खेलिए ना। जिसमें आप बेहतर हैं, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उसके साथ खेलिए। अब आप अगर मान लो विराट जो है वो रोहित की कॉपी करने लग जाए तो कैरियर बर्बाद हो जाए, या रोहित जो है वो धोनी की कॉपी करता तो वो भी नहीं टिक पाता। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ खेलो। आपको लगा ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके अच्छा कर सकता हूँ, और तरीके आप वाले काम करेंगे, हमारे तरीके तो हमारे पास ही रह जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सही आंसर वाले लोग। शाबाश संजीव, शाबाश कविता, शाबाश मुकेश। शाबाश राम अवतार। शाबाश दीप्ति। ज्यादातर लोगों के गलत आंसर है। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इस केस में पूरा भाग जाता है, मतलब शेषफल 0 आएगा। इस केस में पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल 0 आएगा। तो ये रहा 5k x की जगह -2 प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ये शेषफल आ गया। और क्वेश्चन ने कहा है कि पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है बराबर में 0। ये 0 आ गया। सॉल्व करने पर ही आ जाएगा के स्क्वायर -10k प्लस 5 और 4 9 बराबर 0। गुणनखंड कर लो इसके, गुणनखंड a गुणा 9, 9 आने चाहिए, 10 के टुकड़े कर लो, तो 10 के टुकड़े हो गए 9 और 1, 9 और 1, 9k -k प्लस 9 बराबर 0। कॉमन निकाल लो, पहले दो में से कॉमन k कॉमन आ गया, k -9, -1 कॉमन आ गया, k -9 बराबर 0। k -9 k -1 बराबर 0। तो इसे k के दो मान आए, k बराबर 1 और k बराबर 9। रुको रुको रुको, सवाल में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि भी एक चीज और भी दी हुई है, एक चीज और भी दी हुई है, उस पर भी ध्यान रखना है। इस चक्कर में लोगों ने बी आंसर दे दिया कि 1 और 9, लेकिन रुको, सवाल इतना ही थोड़ी है, सवाल आगे भी है, सवाल आगे भी है। आगे है कि x प्लस 3 का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है, पूरा भाग नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता मतलब शेषफल 0 नहीं आता है। तो x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह आ गया -3। अब -3 रखो, -3 का स्क्वायर प्लस 5k -3 प्लस के स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो शेषफल आया है, ये कुछ भी आ जाए पर 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया
तो फिर बात गलत हो जाएगी जो सवाल ने कहा है। सवाल ने कहा है कि भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता मतलब शेषफल कुछ ना कुछ आएगा जीरो के अलावा, जीरो नहीं आएगा। तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 15k प्लस 14 बराबर नहीं आना चाहिए जीरो के। गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 14, कितने 5 9 5 14, ठीक है, 1 और 14 हो गए। अब देखो अगर हम k का मान 1 मानते हैं, k का मान 1 मानते हैं तो k बराबर 1 पर ये जीरो आ जाएगा, k बराबर 1 पर ये जीरो आ जाएगा। तो k बराबर 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि k बराबर 1 पर ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आना नहीं चाहिए, सवाल ने मना किया हुआ जीरो नहीं आना चाहिए। तो k बराबर 1 नहीं हो सकता, तो k बराबर 1 नहीं हो सकता। 9 हो सकता है, हाँ 9 हो सकता है, क्योंकि 9 रखते हैं तो जीरो नहीं आता। 9 हो सकता है, तो सिर्फ 9 ही सही है, एक सही नहीं है, सिर्फ 9 सही है, सिर्फ 9 ही सही आंसर है, एक सही आंसर नहीं है, क्योंकि एक रखने पर दोनों ही केस में शेषफल जीरो, उसमें जीरो आ रहा है ठीक है, वहां तो जीरो आना ही चाहिए, यहां जीरो नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे अगर के बराबर 1 लेते हैं तो ये जीरो आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, इसलिए के का मान 1 नहीं हो सकता। तो के का फिर 1 नहीं हो सकता, तो दूसरा कौन, 9, 9 रख के देखो, 9 रखने पर जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब सही है, तो 9 सही है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों ने आंसर जो है वो बी दी है जल्दबाजी में, इसलिए वो गलत ही था। हाँ, 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8, अगर इसे x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसे अगर x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो संभावना मानिए कि भाई आगे खिसकने के पूरे आसार हैं। लेकिन तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को डिस्टर्ब मत करिए, भर्तियां आज नहीं तो कल जरूर आएंगी, जरूर होगी, परीक्षा भी होगी, सब कुछ होगा। आप तैयार हैं या नहीं है इसकी चिंता करो, है ना। तो भर्तियां हुई है, भर्तियां होती रही है, भर्तियां होती रहेगी, लोग नौकरी लगते रहे हैं, लगते ही रहेंगे, बस तैयार ही रहिए, है ना। तैयारियां बाद में नहीं होती, कल मान लो अचानक डेट आ जाए और आप लोग तैयार नहीं हो तो इसलिए तैयार रहना ज्यादा जरूरी है, भर्तियां तो आएंगी आएंगी। उपाय कुछ है क्या? जो सबसे ज्यादा धैर्य रखेगा वही जीतेगा। आप लोग तो घर पे तो बैठे हो, जो बिजनेसमैन होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो स्टार्टअप लाते हैं, वो लोग बेचारे तो अपना सारा, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा पैसा सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। आप लोग तो कुछ दाव पे लगा के बैठे ही नहीं है, आप तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पढ़ने का फायदा आपको गवर्नमेंट जॉब में मिले ना मिले, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं और जगह मिल ही जाएगा। फिर पढ़ रहे हो, पढ़ा हुआ कहीं बेकार नहीं जाता। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी रूप में, और नहीं तो आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपका दिमाग शार्प हो रहा है। और दिमाग अगर शार्प होगा तो जो भी काम आप करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, जो निर्णय आप लेंगे वो बेहतर ही लेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको तो सीधा फायदा ही पहुंचा रहा है। तो ये जो अभी गेम आप खेल रहे हैं, ये जीरो लॉस गेम है, इसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पा ही रहे हैं, कुछ भी जा नहीं रहा है आपसे। अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं या पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर बन रहे हैं, गवर्नमेंट में ना सही प्राइवेट में सही, है ना। तो अच्छे टीचर तो बन ही रहे हैं, अच्छी मैथ सीख रहे हैं, तो आप तो कुछ खो ही नहीं रहे हैं। सोचिए उन लोगों का जो बिजनेस लाते हैं, जो स्टार्टअप लाते हैं, नई चीज मार्केट में लेके आते हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को देखिए। उन लोगों में से 100 में से तकरीबन तकरीबन 7-8 तो 7-8 ही बचने हैं जो आगे जाएंगे। लगभग 93 होता है स्टार्टअप का फेलियर रेट। उसमें वो अपना सारा पैसा भी खो देते हैं, अपनी सारी मेहनत भी खो देते हैं, वो सब कुछ खो देते हैं। उनको सोचिए,
तो वो करते हैं क्या, वो पीछे हटते हैं? नहीं करते हैं। फिर उन्हीं में से कुछ बड़ा निकल के आता है। तो हम तो कुछ खो ही नहीं रहे, फिर भी टेंशन में। x-2। x बराबर 2। 4 2 की पावर 3। 32 - 8 +10 - 8। 42 - 16 और 26। आंसर आ गया 26। हाँ, करना भी चाहिए, जॉब तो आपको करना ही चाहिए, जॉब तो हर हाल में। हर कोई बच्चा जो 18 19 पार कर जाता है उसको जॉब तो करना ही चाहिए, क्योंकि जॉब आपको रियलिटी समझाता है। और शायद जॉब करने से आपकी पढ़ाई में भी फर्क पड़ता है, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि नौकरी का कितना महत्व है, नौकरी लगना क्यों जरूरी है, या आपकी सफलता क्यों जरूरी है ना। अब एक चीज, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनमें से जिन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, जिनने ज्वाइन नहीं कर रखा, दोनों में रात दिन का अंतर है। जिन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, उनको पता है कि अपने पास इतना लिमिटेड टाइम है और उसी को ढंग से पढ़ना है। अगर ये खो दिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाता या कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करता, तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लेकिन जो जॉब कर रहा है उसको तो पता है कि इतना ही समय है, यही समय है, इसको ढंग से यूटिलाइज करना है, वरना पिछड़ जाएंगे। दूसरा, वो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसे पता है प्राइवेट में जब वो नौकरी कर रहा है और कर रहा है, कहीं उसका शोषण भी हो रहा होगा, तो उसको वो भी समझ में आता है कि नौकरी लगना क्यों ज़रूरी है, क्यों मेहनत करना ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सकारात्मक काम करती है। तो करना चाहिए आपको, जॉब ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी यात्रा थोड़ी छोटी हो जाती है। वरना प्रेशर ही नहीं होगा, जब दबाव ही नहीं होगा तो आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, करना चाहिए, फैमिली की प्रॉब्लम ना भी हो, अगर बहुत अच्छी हो। बराक ओबामा की लड़कियां भी जॉब करा करती थी, जबकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। बिल गेट्स की जो बेटी थी वो भी जॉब करा करती थी, जबकि बिल गेट्स दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी था। इसलिए नहीं कि जॉब इसलिए कर रही है कि पैसों की कमी है, जॉब इसलिए कर रहे हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप दुनिया देखते हैं, आप देखते हैं दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे जुड़ते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको जॉब में पता चलता है, वरना तो आपको कभी एहसास ही ना हो कमरे के अंदर कि दुनिया कैसे चलती है, आपको यूं ही लगे यूं ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ पहले। ये कह रहा है कि ये जो बहुपद है जो आपको दिया गया है, इस बहुपद में अगर मैं इस बहुपद का भाग देता हूं तो मेरा शेषफल -5x बचता है। तो बताओ ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है।
इसमें एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान मत निकालना क्योंकि एक्स का मान आइटा में आएगा। एक्स स्क्वायर का मान -1 आया, बस वही एक्स स्क्वायर हम इसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे? इस तरीके से। देखो ये 3 पावर है, 3 पावर को हम लिख लेंगे 2 पावर इंटू 1 पावर, प्लस ये तो एक्स स्क्वायर है ही, -2ax प्लस 3। एक्स स्क्वायर की जगह -1 डालने पर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह -1 आते ही ये हो गया माइनस का एक्स प्लस 3 इंटू -1 -2ax और प्लस का 3। ये हो गया आपका माइनस का एक्स माइनस का 3 माइनस का 2ax और प्लस का 3। ये -3 प्लस 3 कट गया, ये आ गया माइनस ब्रैकेट 2a प्लस 1x। ये हमारा शेषफल आया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो शेषफल है यह बराबर होना चाहिए माइनस के 5x के, तो ये बराबर में आ गया माइनस का 5x। ये बराबर में रख दिया। तुलना करने पर, गुणांक से गुणांक की तुलना करने पर माइनस से माइनस कट गया और गुणांक की तुलना हो जाएगी। गुणांक की तुलना होने पर 2a प्लस 1 बराबर आ गया 5 और 2a बराबर आ गया 5 माइनस 1 यानी 4 और a बराबर आ गया 4/2 यानी 2। तो एक बार इसको देख लो दोबारा से, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप x का मान निकालने जाएंगे तो वो आइटा में आएगा, x का मान निकल ही नहीं सकता क्योंकि x का मान काल्पनिक हो जाएगा। तो बस आप एक्स स्क्वायर तक ही मान निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का मान हम वही निकाल सकते हैं जो वास्तविक संख्याओं में आए, यहाँ तो काल्पनिक आ जाएगा। तो बस एक्स स्क्वायर ही मान निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 और एक्स स्क्वायर का मान जहां जहां भी एक्स स्क्वायर है वहां रखना है। लेकिन ये तो एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 गुणा एक्स की पावर 1 और वो जो एक्स की पावर 2 है उसकी जगह -1 आ जाएगा और ये एक्स बच गया, इसकी जगह -1 आ गया और कहाँ भी जहां भी था वहां आ गया। ये आपका आंसर। फिर तुलना कर ली, ए का मान निकाल लिया, ठीक है, ए बराबर 2 आ गया। तो ये भी बढ़िया सवाल है। अगला सवाल पहले सुन लो, काफी बड़ा है दिखने में। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस बहुपद को, ये जो बहुपद है, अगर इस बहुपद को आप x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 शेषफल बचता है, शेषफल आता है 15। और अगर इस बहुपद को, ये वाला दूसरा बहुपद है, इसको अगर मैं x माइनस 3 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 65 आता है। इस केस में 15 आता है, इस केस में 65 आता है। तो बताओ a प्लस बी का मान कितना होगा? a प्लस बी का मान कितना होगा? पहले वाले बहुपद को x प्लस 3 से भाग दूं, देख पढ़ना चाहिए आपको, वो भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पे बिल्कुल अलग सवाल करवाए हैं। जो लास्ट वाले में जितने भी पढ़ाए हैं वो वाले सवाल और आप देखेंगे ये वाले सवाल अलग है। वहां अलग सवालों की प्रैक्टिस कराई है, यहाँ पे अलग सवालों की। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी बार हम कोर्स करें, क्योंकि कोर्स बार बार होता रहता है, तो जब बार बार हो तो हर बार नए सवालों पे कोर्स हो। कोर्स तो आपको, क्योंकि नए बैच बनते हैं तो नया कोर्स होता है, तो कोशिश ये रहती है कि हर बार नए सवालों पे कोर्स हो। जैसे फर्स्ट टाइम जो भी सवाल करवाए थे, सेकंड टाइम उससे अलग होंगे, थर्ड टाइम उससे अलग होंगे, फोर्थ टाइम उससे अलग होंगे, ताकि हर बार उसको एक नया कोर्स मिले। प्लस जो शुरू से पढ़ता आ रहा है उसको 4 बार कोर्स मिल रहा है, तो 4 अलग अलग प्रकार का कोर्स मिल रहा है। पहले प्रकार के अलग सवाल, दूसरे प्रकार के अलग सवाल, तीसरे प्रकार में और अलग सवाल और चौथे में और अलग सवाल। जितनी वैरायटी अपन डाल सकते हैं उतनी वैरायटी अलग अलग क्लास में, अलग अलग कोर्स में मिलती है। ये अब अगली बार अगर हमें टाइम मिला और आगे समय बचा और अगले में एक बार और रिपीट किया तो हम और एक नया, नए क्वेश्चनों के साथ नए सेट का, देखो ये नहीं बदल सकता कि नंबर सिस्टम को नहीं बदल सकता, नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम ही है। लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर जो सवाल है वो नए सवाल करवा सकता हूँ। चलो नए सवाल ट्राई करते हैं, मतलब वो सवाल ना करें जो पहले कर चुके हैं, उनके अलावा सवालों के ऊपर काम करेंगे, बस ये कर सकते हैं। अब पाइथागोरस पर में तो पाइथागोरस ही रहेगी, द्विघात समीकरण तो द्विघात ही रहेगी, वो तो बदल ही नहीं सकते। सिर्फ बदल सकते हैं जो एग्जाम्पल, ये जो सवाल है इनको बदल सकते हैं।
x का मान यहां से आप कर लिए सबने, ठीक है। आ जाओ फिर, x प्लस 3 बराबर 0 कर दो। x का मान -3 आ गया, x की जगह -3 रखो। शेषफल कितना दिया हुआ है 15, -3 रखो बराबर में 15, x की जगह -3 रख दिया। और बराबर में 15, ये हो जाएगा 9 3 27 प्लस का 27, माइनस का 6a प्लस का 4b बराबर 15, माइनस का 6a प्लस का 4b माइनस का 12। इसे -2 से गुणा कर, -2 का भाग देने में, -2 का भाग दोगे तो 3a -2b बराबर 6। अब दूसरे वाले से शुरू करो। x -3 बराबर 0, x बराबर आपका 3 आ गया। अब इसमें 3 रखो, 2 x की जगह 3, 2 3 का स्क्वायर प्लस 3b x की जगह 3 प्लस 5a। इस बार हमें शेषफल बताया गया 65, तो बराबर में आ गया 65। और ये हो गया 9 9 दूनी 18, 18 को उधर ले जाओ, ये हो गया 9b प्लस 5a। 65 में से 18 गए 47। ये दूसरी समीकरण बन गई। दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और बी का मान ज्ञात करते हैं और मान निकालें, या दोनों समीकरण को घटा दें। घटाने से भी हमारा आंसर आ जाएगा, अगर घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 में से एक घटाने पर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, हल ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हल करते हैं। हल करने के लिए इस समीकरण को 5 से गुणा करने पर और उस समीकरण को 2 से गुणा करने पर, समीकरण तो सही है मेरी, समीकरण तो सारी सही है ना। इसे गुणा कर लेता हूं मैं 5 से और उसको गुणा कर लेता हूं 2 से। इसे 5 से गुणा करने पर ये आ जाएगा 15a माइनस 10b बराबर 30। ये 5 से गुणा हो गई, उसको 2 से गुणा कर लो, ये हो गया 18। b के सामने b नहीं है, a के सामने ये है। 5a प्लस 9b बराबर 47। इसे 5 से गुणा करो और उसे 3 से गुणा करो। 5 से गुणा करते ही हो गया 15a 10b बराबर 30, और इसे 3 से गुणा करते ही 9 3 27b घटाने पर माइनस का 37b माइनस का 111, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर आ गया 3। b का मान 3 और b का मान 3 रखने पर यहाँ से 3a बराबर आ गया, 3 दूनी 6 6 6 12 और a बराबर 4, 4 और 3 7। कैलकुलेशन बहुत थी सवाल में, तो ऐसे सवालों को एक बार शुरुआत में तो बिल्कुल भी ना करें। जिस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो, ऐसे सवालों को शुरुआत में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो फिर एक्स्ट्रा टाइम ले जाती है। जो कि आपकी अभी तक जो भी सवाल हमने किए हैं वो ठीक थे, लेकिन कैलकुलेशन इतना नहीं था, है ना। आगे अगला,
अगर इसे इस बहुपद में अगर इसका भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इस बहुपद में इसका भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? एक सौ ग्यारह 37 पे 3 बार कटता है ना। हाँ नहीं, जिसका कैलकुलेशन ज्यादा हो उन सवालों को करने का फायदा नहीं होता। एक तो उनकी कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है। छोटी मोटी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन रहती है ना, ज्यादा गुणा भाग रहता है, उसमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ये वापस आ गया क्या? एक्स की पावर 3 माइनस 2 बराबर 0। एक्स की पावर 3 बराबर 2 या 2 की पावर 1/3। वैसे सीधा एक्स की पावर 3 से ही चल जाएगा, 2 करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y² के गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो, गणित के कंसेप्ट एक ही होते हैं। गणित के कंसेप्ट एक ही होते हैं। आप दिल्ली की परीक्षा में जाइए, चाहे आप हरियाणा में जाइए, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे झारखंड जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर जाइए, या चाहे अमेरिका चले जाइए, गणित तो गणित ही होती है। गणित जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक समान है। तो गणित, इसीलिए हम गणित के काम करते हैं। गणित के आप कंसेप्ट पकड़ लो। आप लोग देखते हो यहाँ पे बच्चा 12th करता है, 12th करके वो यूजी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए कैम्ब्रिज चला जाता है। अगर गणित अलग अलग होती तो यहाँ 12th तक की गणित वो कुछ और पढ़ के जाता, वहाँ कैम्ब्रिज में या हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में जाता, वहाँ गणित कुछ और ही मिल रही होती तो परेशान हो जाता। और पहली बात, कैम्ब्रिज वाले एडमिशन ही क्यों लेते? वो ऐसा, भाई तुम्हारी गणित कोई और है, हमारी गणित कोई और है, बैठेगा नहीं, तो तुम एक काम करो, इंडिया में ही रहो। तो गणित जो है वो सार्वभौमिक है, वो सब में एक ही है। तो अच्छी बात ये है, इसीलिए कहता हूँ कि गणित के मामले में जो सबसे, बाकी सब्जेक्टों में क्या थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने मिलता है, थोड़ा, जैसे जीके है, जीके का एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का जीके लगेगा, राजस्थान में राजस्थान का लगेगा, तो कुछ तो एक वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जगह आप देखें, इसको देखें, आप हिंदी को लेके भी थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं कि वहाँ का सिलेबस हिंदी का अलग है, यहाँ का अलग है। गणित तो हर जगह एक ही है। गणित तो हर जगह ही एक है। आप चाहे कहीं की गणित उठा लो, किसी भी परीक्षा की गणित उठा लो, आप एक
आपने 11 12 बीएससी और एमएससी तक की जो गणित है उसको तैयार कर लो, उसके बाद में पूरे भारत में कहीं भी एग्जाम दे के आ जाओ, एग्जाम एक जैसा ही है, सबका एक है। हाँ, उस सिलेबस का कोई छोटा हिस्सा पूछ रहा है, कोई बड़ा पूछ रहा है, बस वो हो सकता है, बाकी वो एक ही गणित है। अब आप में से कईयों का वर्ग वन में सिलेक्शन हुआ था, उनका ईएमआरएस में भी हो गया, क्योंकि जो वर्ग वन में हुआ वो गणित वर्ग वन की पड़ी हुई थी, वर्ग वन वाली गणित ईएमआरएस में आई थी, तो ईएमआरएस में भी हो गया। और अगर डीएसएसबी अगर अगर भर्ती ज्वाइनिंग नहीं आती है और डीएसएसबी की परीक्षा हो जाती है, तो आप देखेंगे कई लोग ऐसे जिनका डीएसएसबी में भी हो जाएगा, उनका डीएसएसबी में हो जाएगा, क्योंकि गणित अच्छी होगी तो वर्ग वन भी हो गया, ईएमआरएस भी हो गया। और अगर कि भैया तो वर्ग वन पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, इन केस वो लेट हो जाता है और डीएसएसबी आ जाती है, तो वो डीएसएसबी में बैठेंगे और डीएसएसबी तोड़ देंगे, उनका सिलेक्शन वहां पे भी हो जाएगा। और जल्दी से उनको ज्वाइनिंग दे देते तो ठीक था, नहीं देते हो तो कई जगह सीटें खराब करेंगे, वो कई जगह सीटें खराब करेंगे, जितनी भर्तियां आती रहेंगी वो तोड़ते रहेंगे, और जाएंगे तो वो एक में ही, जाएंगे वो एक में और भर्तियां तोड़ेंगे चार पांच, है ना। अब उन लोगों को तो तभी शांत किया जा सकता है जब उनको नौकरी दे दो। अब उनको नौकरी दे दोगे तब तो शांत है, और जब तक नौकरियां नहीं दोगे वो तोड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे, एग्जाम एग्जाम तोड़ते जाएंगे वो। एक्स स्क्वायर प्लस, हमें चाहिए ये एक हो गया, ये 24 हो गया, तो हमें 24 चाहिए, 24 चाहिए, तो 11 के टुकड़े हो जाएंगे 8 और 3, 8 3 24, और 8 और 3 11, दो दो के गुणनखंड बना लो, ये दो और ये दो, इनमें से x कॉमन आ गया, तो x प्लस 8y, x प्लस 8y कॉमन, और ये x प्लस 3y, x प्लस 8y, x प्लस 3y। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 4y माइनस 1 और y प्लस 4, ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। जब गुणनखंड होते हैं मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, गुणनखंड है मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब शेषफल 0 होगा। हाँ बढ़िया, ज्वाइनिंग हो जाए तो ठीक है, उनको शांत किया जा सकता है, फिर वो कम से कम और कंपटीशन तो खराब नहीं करेंगे। वो तो एक बार पता है कि ये कंपटीशन तोड़ना एक खेल जैसा है, जब आप पकड़ हाथ में आ जाते हैं ना, आपको वो जादुई चिराग मिल जाता है कि ऐसे पढ़ना होता है, इस तरीके से पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है, ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ये कलाकारी है। एक बार आपके हाथ में आ गई तो फिर आप तोड़ते चले जाते हो, है ना। जैसे आप देखते हैं गोल्ड मेडल जीतते हैं जो ओलंपिक में, वो एक बार जीत रहा है, फिर दूसरा भी जीत रहा है, फिर तीसरा भी जीत रहा है, फिर अगले ओलंपिक में आ रहा है वहां पे भी जीत रहा है। अब वो कला सीख गया है, वो कला सीख गया है। बस वही है कि अब उससे कोई बड़ा कलाकार आएगा तो बात अलग है, वरना वही टिका रहेगा, वही निकालता रहेगा। तो यही कंपटीशन में होता है, एक बार आप इसको समझ जाते हैं कंपटीशन को कि कहाँ ट्यून करना है, वो ट्यूनिंग पकड़ में आ गई फिर तो खाते खाते खुलते रहते हैं। तभी तो डर नहीं लगता, आप देखेंगे, आप तो इसमें तो कम नहीं है, आप आईएएस की सर्विस में देखिए, आईएएस में आप पता देखेंगे, आईएएस में एक बंदा है जिसकी रैंक कम आई है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहा, इसलिए वो दोबारा आईएएस दे रहा है। अब आप सोचो कि कितना बड़ा बेवकूफ है, दोबारा आईएएस दे रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अरे वो अब खेल समझ चुके हैं, अब उनको खेल समझ में आ चुका है कि किस तरीके से इसको मैंने, आप नीट में देख लीजिए, नीट में भी ऐसा ही होता है, लोगों की रैंक नीचे आती है, वो डॉक्टर बन सकते थे, वो डॉक्टर इसी साल बन सकते थे, लेकिन उन्हें एम्स नहीं मिल रहा था, उन्हें दिल्ली नहीं मिल रहा था, एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा था, इसलिए बंदा दोबारा नीट का एग्जाम दे रहा है। अब आप सोचो कि बेवकूफ, क्या पता अगली बार होगा या नहीं होगा तेरा, क्या कर रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि उनको खेल समझ में आया हुआ है, होगा, ये सीट जो अभी छोड़ रहा हूं ना मैं, ये तो मैं अगली बार ही ले लूंगा, और इससे बेहतर ही निकाल लूंगा, क्योंकि इतना तो अब जोड़ बाकी समझ में आ गया है कि नीट का जोड़ बाकी क्या है। देखा होगा आप, आईआईटी में देख लीजिए, आईआईटी में आपको ऐसे मिलेंगे,
नीट में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, आईएएस में भी आपको ऐसे मिलेंगे, जिनका नंबर आ चुका है, नौकरी उनको मिल चुकी है, लेकिन रैंक नीचे आई है, बस इस रैंक को बेहतर करने के लिए दोबारा दे रहे हैं, सिर्फ रैंक को बेहतर करने के लिए दोबारा दे रहे हैं। और आप, हम जैसे आदमी तो क्या सोचेंगे, वो तो दोबारा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या पता दोबारा नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, पागल है, आईएएस तो आईएएस ही होता है, छोटा बड़ा क्या होता है भाई। ठीक है, कलेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, एसपी नहीं मिलेगा, आईपीएस नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन वो तो उसको भी छोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो हमसे ज्यादा समझदार है, एग्जाम क्रैक किए तो उनको पता है कि कैसे एग्जाम क्रैक होता है। वो जो है ना, जो मैंने कहता हूँ कि वो छड़ी पकड़ में आ गई है कि कैसे घुमाना है और कैसे जादू करना है। तो y बराबर 4, y बराबर 1/4, y बराबर -4, दोनों ही गुणनखंड है, मतलब दोनों ही शेषफल 0 देंगे। लघुत्तम P-16Q, वज्र गुणा करने पर 0, P-16Q बराबर माइनस का 60, एक और माइनस का 4, -16P -60 बराबर 0, 16P -Q बराबर 60। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाम दे दो 1 और 2। अगर 1 और 2 को जोड़ दें 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 + 2, P से P जुड़ जाएगा तो 16 और 1 17P, माइनस 16Q -Q 17Q, और -60 + 60 0 आ गया। 17 का भाग देने पर P -Q बराबर 0, इससे आ गया P बराबर Q। ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हुआ? सी, P बराबर Q। इसके फैक्टर बताइए।
गुणनखंड, आगे है 1, पीछे है 42, वो भी माइनस का, तो गुणनखंड हो जाएंगे 7 और 6। 7 में से 6 गया, x+7 और x-6। सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम करेंगे आयु के क्वेश्चन, एज वाले जो क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो रेखिक समीकरण पे होते हैं वो सवाल करेंगे। वो बीजगणित का हिस्सा है, बीजगणित में ही वो सवाल आते हैं, तो बीजगणित में उन सवालों को करेंगे जो उम्र से रिलेटेड होते हैं। किसी की उम्र 2 साल बड़ी है, किसी की 4 साल बड़ी है, तो 10 साल बाद दोनों की उम्र डबल हो जाती है या इनका जोड़ इतना हो जाता है। इस टाइप से जो आयु से संबंधित सवाल है उनको करेंगे, यानी रेखिक समीकरण, युगपत रेखिक समीकरण के जो सवाल है उनको करेंगे। इसका सही गुणनखंड कौन सा है, इन 4 में से कौन इसका गुणनखंड है? तो जो भी गुणनखंड होगा, एक तो यह हो सकता है आप गुणनखंड करके ही देख लो, गुणनखंड बना के ही देख लो। एक हो सकता है कि रख के देखो, जो जीरो देगा वो गुणनखंड है, जो शेषफल जीरो देगा वो गुणनखंड है। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। जो जीरो दे रहा है वो गुणनखंड है, या फिर गुणनखंड करके देख लो कौन सा आता है, गुणनखंड करके देख लो कौन सा आता है। तो अगर गुणनखंड करके देखते हैं तो ये हो गया 2 × 2 4, 4 आना चाहिए, बीच में 5 है तो 4 और 1 हो गया। x-2 कॉमन और 2x-1, x-2 आ रहा है, x-2 हो गया। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो ये भी पता कर सकते हो कि कौन जीरो दे रहा है, वो आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं x-2 को जीरो करूं, x का मान निकालूं और वो रख के देखूं, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 2, तो भी आ जाएगा 4, यानी 8, 10 + 2, जो कि जीरो आ गया, यानी सही है। और बाकी कोई भी रख के देखोगे तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो केवल तभी आता है जब गुणनखंड होता है। अगला सवाल ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के जीरो है, मतलब मूल है। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, मूल मतलब जिनको रखने पर जीरो आता हो, शेषफल जीरो आता हो, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 के बराबर है। तो बताओ के का मान क्या होगा। अल्फा बीटा इसके मूल है, और मूल वो होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मतलब जिनको रखने पर जीरो आता हो। तो के का मान बताइए। और यहाँ पे आप एक सूत्र भी लगा सकते हो कि मूलों का योग, अगर आपको मूल पता है, किसी द्विघात समीकरण के मूल पता है, कोई द्विघात समीकरण है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। मूलों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर होता है और मूलों का गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है। तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है और अचर पद सी कहलाता है। तो मूलों का जोड़ माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो अगर इस सवाल में भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो कुछ आसान हो सकता है। जैसे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए का मान कितना है के, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 4, तो ये हो गया माइनस 4 बटा के। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा जो कि होता है सी बटा ए, सी 4 है ए के है, तो ये 4 बटा के हो गया। अब इन मानों का इस्तेमाल कैसे करें, इन मानों का इस्तेमाल कैसे करें, देखो कैसे इस्तेमाल करोगे इनका सवालों में। सवालों में इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो। 2 अल्फा बीटा जोड़ने पर 2 अल्फा बीटा घटाने पर बात तो बराबर ही होगी। ऐसा क्यों किया, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बन गया, ये तो है ही 2 अल्फा बीटा बराबर 24। इनका मान है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 4 बटा के, तो ये हो गया माइनस 4 बटा के का स्क्वायर। अल्फा गुणा बीटा का मान है 4 बटा के, ये 24। ये हो गया 16 बटा के स्क्वायर माइनस 8 बटा के बराबर 24। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा के स्क्वायर 16 माइनस 8 के बराबर 24। वज्र गुणा करने पर 16 माइनस 8 के बराबर 24 के स्क्वायर। पदों को एक तरफ कर लो और 8 का भाग दे दो। पहले 8 का भाग दे दूं तो 2 माइनस के बराबर 3 के स्क्वायर। फिर पदों को एक तरफ कर लो, इधर 0 आ गया, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस का 2, गुणनखंड आ जाएगा 3 और 2। तीन के कॉमन के प्लस 1, 2 कॉमन के प्लस 1, 0, ये आ गया के प्लस 1, ये आ गया 3 के माइनस 2। के का मान एक आया माइनस 1 और एक आया 2/3, एक माइनस का एक प्लस का, लेकिन क्वेश्चन ने मना किया माइनस वाले के। क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ प्लस वाला बताओ, तो प्लस वाला आया है 2/3, ये डी हो गया। तो सवाल काफी अच्छा और काफी लंबा सवाल था, है ना। एक बार दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। क्वेश्चन ने कहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। मूल है इसका मतलब इनको रखने पर समीकरण 0 हो जाएगी, है ना। इसको रखने पर 0 हो जाएगी। और हमें पता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर पता हो तो उनका जोड़ माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, उनका गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है। ये एबीसी कौन है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाता है, जो एक्स का गुणांक है वो बी कहलाता है, जो अचर पद है वो सी कहलाता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर है, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए के बराबर है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये रहा। इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर लिया। इसमें 2 अल्फा बीटा का 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया। क्यों, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। ये होल स्क्वायर बन गया। ये होल स्क्वायर बनने के बाद इनमें मान रख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, ये रहा माइनस 4/के।
अल्फा गुणा बीटा का मान था 4/k, वो 4/k रख दिया, लघुत्तम ले लिया, वज्र गुणा कर दिए और गुणनखंड कर लिए और k का मान निकाल लिया। k का मान माइनस का लेना नहीं था क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि सिर्फ प्लस वाला बताओ, तो प्लस वाला एक ही आया, वो 2/3 है। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये इसका भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से बहुत लंबा पड़ता कि पहले आप के का मान रखते। अब आपको ऑप्शन में भी क्या पता चलता कि कौन सा सही है। आप 3/4 रख के देखते, एक बार 1/3 रख के देखते, तो ज्यादा लंबा हो जाता। अगला सवाल, इस इक्वेशन के जो रूट है, इस इक्वेशन के रूट बराबर है, तो बताओ m का मान क्या होगा। रूट्स बराबर है, रूट बराबर है, इसका मतलब इसके दो जो x के मान आएंगे, मूल आएंगे, वो दोनों बराबर है, अल्फा बराबर है बीटा के, दोनों मूल बराबर आएंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की शर्त होती है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की शर्त होती है b² बराबर 4ac। कोई भी द्विघात समीकरण के दोनों आंसर, दोनों ही x के मान बराबर आए, b² बराबर 4ac। ये होती है मूलों के बराबर होने की शर्त। द्विघात वाले सवाल हम और भी करेंगे, अभी तो पहले आयु के सवाल करेंगे। अगला जो हमारी क्लास होगी वो आयु जो एज के सवाल है उन पे होगी। तो पहले एज के सवाल कर लेते हैं एक बार, फिर वापस से एक बार द्विघात समीकरण, खासकर मूल जो है ना, मूलों के सवाल उन पे जरूर आएंगे। एक क्लास खाली मूलों के सवालों पे रखेंगे कि मूल ये है, मूल समान है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, एक सेशन एक क्लास उन पे रखेंगे, मूलों की प्रकृति के ऊपर। देखो, ये ए का मान हो गया, x² का गुणांक ए हो गया, x का गुणांक b हो गया, और ये आपका c हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि मूल जो है, जो रूट है, वो इक्वल है, मतलब समान है। इसके जो मूल है वो समान है। समान होने की शर्त होती है b² बराबर 4ac। b की जगह हमें रखना है m+1, 4, a का मान m+1, a का मान 4+m, और c का मान 1, m² + 1 + 2m। पदों को एक तरफ कर लो, ये 4 इधर आएगा, माइनस का 2m, माइनस का 15 बराबर 0। गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आ रहा है 5 और 3, -5m + 3m, -15 बराबर 0।
m बराबर 1 आ गया 5 और एक m बराबर आ गया -3, 5 और -3। ठीक है, इसका एक सेशन और करेंगे हम। द्विघात समीकरण है ना, खासकर द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के जो मूल है उनसे जुड़ा हुआ एक सेशन और करेंगे, जिसमें मूलों के बारे में, मूलों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है उनको हम करेंगे। ठीक है, अभी तो फिर बीच में एज वाला टॉपिक आ गया, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन भी टाइप कर लिए अब। तो पहले एज वाला टॉपिक है उसको करेंगे, और एज वाला टॉपिक पूरा होने के बाद फिर उनको करेंगे। इसके बाद ज्योमेट्री, इसके बाद ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री के बाद क्षेत्रमिति, मतलब मेंसुरेशन। ये चार बड़े पिलर हैं। ये चार बड़े पिलर अगर ढंग से सेट हो गए, मतलब नंबर सिस्टम आपका अच्छे से हो गया, अलजेब्रा अच्छे से हो गया, आपकी ज्यामिति अच्छे से हो गई, और आपकी क्षेत्रमिति अच्छे से हो गई, अगर ये चार चीजें अच्छे से हो गई, तो फिर बाकी चीजें इतनी परेशान नहीं करती। जैसे अनुपात है, समानुपात है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कोई इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं रहता। लेकिन ये ज्यादा है, ये चार पिलर जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये ठीक से हो गए तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।